जब भी हम किसी ऐसे नायक के बारे में पढ़ते हैं जिसने पूरी तरह से इतिहास की धारा ही पलटकर रख दी हो, तो सबसे पहला नाम शिवाजी महाराज का ही दिमाग में आता है। खैर, इस रोमांचक सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं कि आखिर 16 साल के एक लड़के ने 17वीं सदी के इतने ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती कैसे दे दी। मतलब उस दौर की कल्पना कीजिए, विशाल सेनाएं, ताकतवर साम्राज्य, और उनके सामने खड़ा है महज 16 साल का एक लड़का। ये एक ऐसी अंडरडॉग स्टोरी है ना, जो सच में हैरान कर देती है। तो हमारा पहला अध्याय है स्वराज का सपना, यानी अपना खुद का एक स्वतंत्र राज्य। इस सफर को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1630 में शिवनेरी किले में उनका जन्म, फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर उनकी पहली विजय, उसके बाद 1674 में उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक और अंततः 1680 में उनका निधन। हम आज इसी क्रम में इस पूरी गाथा को समझेंगे। अब जिस दौर में युवा शिवाजी बड़े हो रहे थे, स्रोत बताते हैं कि उसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही तनावपूर्ण था। 17वीं सदी का भारत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और कई दमनकारी सुल्तानों के अधीन था। चारों तरफ युद्ध और अत्याचार का माहौल, और ठीक इसी वजह से इस भयंकर दमन के बीच एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य यानी स्वराज का सपना देखना अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो आखिर इस सोच की नींव पड़ी कैसे? हमारी अध्ययन सामग्री दिखाती है कि उनके माता पिता का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। उनके पिता शाहजी भोंसले खुद एक मराठा सेनापति थे और माता जीजाबाई एक बेहद साहसी और धार्मिक महिला। स्रोत के अनुसार बचपन में सुनी रामायण और महाभारत की कथाओं ने उनके भीतर धर्म की रक्षा और वीरता की भावना कूट कूट कर भर दी थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, छापामार युद्ध और उनकी पहली जीत। जरा इस उपलब्धि को देखिए, महज 16 साल की उम्र। आज के समय में इस उम्र के बच्चे सिर्फ स्कूल में होते हैं, है ना? लेकिन शिवाजी ने इसी उम्र में तोरणा किले पर विजय प्राप्त कर ली। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी और स्रोत के मुताबिक इसी ने आधिकारिक तौर पर मराठा साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत की। एकदम अविश्वसनीय। और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? स्रोत इसे छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर कहता है। खुले मैदान में लड़ने के बजाय वे और उनकी छोटी सी सेना पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करते थे। अचानक बिजली की तेजी से हमला करना और दुश्मन के पलटवार करने से पहले ही वहां से गायब हो जाना। इसी सटीक रणनीति ने विशाल मुगल सेनाओं के मन में भी खौफ पैदा कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, दुश्मनों को मात, खास तौर पर अफजल और शाइस्ता खां। अब यहाँ इस शारीरिक असमानता को देखिए। एक तरफ है बीजापुर का विशालकाय खतरनाक सेनापति अफजल खान, जिसने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है, और दूसरी तरफ है शिवाजी महाराज, लेकिन वे पूरी तरह तैयार हैं, लोहे के गुप्त कवच और अपने मशहूर बाघ नख के साथ। ये मुलाकात सच कहूं तो किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर से कम नहीं थी। स्रोत स्पष्ट करता है कि शिवाजी को पहले से ही विश्वासघात का अंदेशा था। तो जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने जानलेवा हमला करने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज से उस पर घातक प्रहार कर दिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इसके बाद उनका नाम पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके बाद एक और चतुर सैन्य अभियान का जिक्र मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज रात के अंधेरे में चुपके से लाल महल में घुस गए। ये एक एकदम सटीक साहसिक स्ट्राइक थी। इस हमले ने साबित कर दिया कि वे मुगलों के सबसे बड़े जनरलों को भी चकमा दे सकते हैं। शाइस्ता खान को वहां से घायल होकर भागना ही पड़ा। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे रोमांचक भाग पर, आगरा से रहस्यमयी पलायन। स्थिति कुछ ऐसी थी कि औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और धोखे से उन्हें वहीं कैद कर लिया। अब जरा सोचिए, मुगल साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में कैद। क्या स्वराज का सपना यहीं खत्म हो जाना चाहिए था? मतलब वहां से बचकर निकलना तो लगभग नामुमकिन था, है ना? लेकिन यहीं उनकी कुशाग्र बुद्धिमानी सामने आई। इस महान पलायन को स्रोत के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक गंभीर बीमारी का नाटक, फिर गरीबों में बांटने के लिए जो मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां जाती थीं, शिवाजी और उनके बेटे संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिप गए और बस मुगल पहरेदारों की आंखों के ठीक सामने से वे चमत्कारिक रूप से आगरा से गायब हो गए। और सबसे खास बात, आगरा से बच निकलना केवल जान बचाना नहीं था, ये तो एक अविश्वसनीय वापसी की शुरुआत थी।
बाहर आते ही उन्होंने तेजी से अपनी सेना फिर से बनाई और अपने खोई हुए किलों पर वापस कब्जा कर लिया। चलिए अब 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, सुशासन और उनकी अमर गाथा। साल 1674 ये वो ऐतिहासिक वर्ष है जब रायगढ़ किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और यहीं उन्होंने आधिकारिक तौर पर वो महान उपाधि ग्रहण की जिससे आज हम उन्हें जानते हैं, छत्रपति। हमारे स्रोत एक और अहम बात रेखांकित करते हैं। शिवाजी केवल एक निडर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहद दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया, किसानों की सक्रिय सुरक्षा की और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए। मतलब उनका प्रशासन हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित था। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया, लेकिन जैसा कि स्रोत निष्पक्ष रूप से बताता है, उनका प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी महाराष्ट्र में उन्हें लगभग एक भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी विरासत समय के साथ बिल्कुल भी धुंधली नहीं पड़ी। आज भी ये जय घोष, जय भवानी, जय शिवाजी सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जोश भर देता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 17वीं सदी के एक व्यक्ति की साहस, कुशाग्र बुद्धि और देशभक्ति की ये असाधारण कहानी आज के आधुनिक दुनिया में न्याय की खोज को कैसे प्रेरित कर सकती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।